मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी कोचवान। लेखक हैं मोपांसा और आवाज़ है निशान सक्सेना की। हम लोग पागल खाने से बाहर निकल रहे थे, तब मैंने आंगन के होने में एक लंबे आदमी को खड़े हुए देखा, जो लगातार एक अदृश्य कुत्ते को बुलाए जा रहा था। वो उसे बड़ी मीठी, प्यार और लाड़ भरी आवाज़ से बुला रहा था। काकोटे, मेरी प्यारी काकोटे, यहाँ आओ, यहाँ आओ मेरी सुंदरी। वो अपना एक पाँव पटक रहा था, जैसे प्रायः जानवरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर किया जाता है। मैंने डॉक्टर से पूछा, इस आदमी का क्या किस्सा है?" ओह, यह एक जोरदार दिलचस्प किस्सा है। यह एक कोचवान है और इसका नाम फ्रांसिस है। इसका एक प्यारा घरेलू कुत्ता नदी में डूब जाने के कारण यह पागल हो गया है। मैंने इसकी कहानी सुनने की जिद की। कभी कभी यह छोटी छोटी नाजुक बातों भी हमारे दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। बस वही हाल इसका है। यह है एक आदमी की रोमांचक कहानी, जो एक उम्दा सईस के रूप में जाना जाता है। पेरिस के एक मोहल्ले में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उनकी विला सियने नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे के बीचों बीच बनी थी। उनका कोचवान यही फ्रांसिस था। गांव का एक सीधा साधा नौजवान, जो दिखने सुनने में थे थोड़ा अजीब था, पर दिल का बहुत साफ, सच्चा और आसानी से जी सकने वाला। एक शाम जब वो अपने मालिक के घर पैदल लौट रहा था, तो कुत्ते का एक पिल्ला सड़क पर उसके पीछे लग गया। परंतु जब उसने देखा कि एक जानवर लगातार उसके पाँव के पीछे चला आ रहा है, तो उसने इसे मुड़कर देखा कि वो कुत्ता कहीं उसका परिचित तो नहीं। नहीं नहीं, उसने उसे पहले तो कभी नहीं देखा था। वो मरी मराई, दुबली पतली एक कुतिया थी। वह मुंह लटकाए, दोनों पैरों के बीच पूंछ दबाए, शायद कुछ खाने के लिए उससे मांग रही थी। उसके कान उसके सर से चिपके हुए थे। फ्रांसिस जब चलते चलते जानबूझकर रुक जाता, तो वो भी रुक जाती, और जहाँ वो फिर से चलने लगता, तो वो भी चलने लगती। उसने उस मरियल कुत्ते को खूब भगाने और दुत्कारने की कोशिश करी। भागो, चलो, हटो, अगर तुम्हें अपने लिए जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। वो एक बार तो थोड़ा पीछे हटकर रुक जाती और थोड़ी देर बैठकर प्रतीक्षा करती। जब फ्रांसीसी कोचवान चलने लगता, तो वह फिर से उसके पीछे लग जाती। उसके झूठ मूठ का पत्थर उठाकर मारने का नाटक भी उस कुत्ते के शरीर को पीछे नहीं भगा पा रहा था। जैसे ही फ्रांसिस अपनी पीठ मोड़ता, वह उसके पीछे पीछे चलने लगती। उसकी पीठ को उसने इस तरह दोहरा कर लिया था कि खाल के नीचे उसकी रीढ़ की हड्डी की एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही थी। फ्रांसिस ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे सहलाया, और उसने कहा, अच्छा, आओ। फौरन उसकी पूंछ हिलने लगी। उसने फ्रांसिस के बुलाने में अपना स्वागत समझा। अपने स्वीकारने की जो उसे खुशी थी, वो अब उसके मालिक के पीछे पीछे चलने के बजाय 2 कदम आगे दौड़कर चलने की हो गई थी। फ्रांसिस ने उसे अपने अस्तबल में घास के पुआल के ढेर पर बिठा दिया और फिर ब्रेड ढूंढने के लिए किचन की तरफ दौड़ा। जब उसने खुराक पूरी कर ली, तो खाकर ठीक एक अंगूठी की तरह गुड़ी मुड़ी होकर सिमट कर सो गई। दूसरे दिन कोचवान ने अपने मालिक को बताया, और उन्होंने भी फ्रांसिस को अनुमति दे दी। वो एक शानदार, होशियार, अच्छी प्यार करने वाली, सलीकेदार कुतिया थी। परंतु बहुत जल्दी ही लोगों ने उसमें एक कमजोरी का अनुभव महसूस किया। वो सर से लेकर पांव तक एक एक पोर से प्यार की भूखी थी, सरासर दिल फेंक। थोड़े ही समय में उसने गांव के लगभग सभी कुत्तों को अपना यार बना डाला, और वे सब उसके साथ आकर रहने लगे। उसमें से कुछ हथेलियों की तरह छोटे, तो कुछ गधों के बराबर बड़े हुआ करते थे।
वो उन सबको गांव की पेचदार गलियों में अपने पीछे पीछे घुमाती रहती और यदि बीच में कहीं कोई छाँव में सुस्ताने के लिए रुक जाता तो वह जीभ बाहर निकाले उसके चारों ओर चक्कर लगाकर बैठ जाती। गांव के लोग सभी उसे बड़ा अद्भुत समझते थे, क्योंकि उन लोगों ने गांव में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पशु विज्ञान भी शायद इस चीज़ को समझ नहीं सकता था। जब वो शाम को अपने अस्पताल में वापस लौटती तो एक बड़ा झुंड उसको पाने के लिए घेरा डाल देता। वो अस्तबल के बाहर लगी बगीचे की घेरी झाड़ियों के हर छेद में घुस जाते थे। फूलों की क्यारी को तहस नहस कर डालते, फूलों को नष्ट कर देते, माली को गुस्सा दिलाते और गमलों को तोड़ फोड़ करके वे रात भर उस मकान के बाहर भौंकते रहते जहां उनकी दोस्त बंद रहती थी। कोई भी तरीका उन कुत्तों को वहां से भगा नहीं सकता था, यहाँ तक कि वे दिन में भी घर के अंदर तक घुस आते थे। वे एक प्रकार के अचानक आए आक्रमण, प्लेग की बीमारी या महामारी के प्रकोप की तरह लगते थे। घर में रहने वाले लोगों को घर के हर कोने में, सीढ़ियों पर, यहाँ तक कि कमरों में भी कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते थे। रंगी हुई पूंछों के साथ छोटे छोटे पॉकेट डॉग, शिकारी कुत्ते, बुलडॉग और आवारा लवारिस कुत्ते। इसके अलावा कुछ नए कुत्ते जिससे घरों के बच्चे डरते थे, मानो वहाँ कुत्तों का मेला सा लग गया था। वहाँ 10 मील के घेरे में कुत्ते जाने से डरते, कहाँ रहते थे किसी को कुछ मालूम ना था। इसके बाद भी फ्रांसिस अपनी कुतिया से बहुत लाड़ करता था। उसने उसका नाम कोकेटे रखा था। बेशक उसका नामकरण उसी अनुरूप था। वो बार बार यही कहता रहता था, वाह, जानवर भी क्या चीज़ है। कमी है तो बस एक बात की कि वो बेचारी बोल नहीं पाती है। उसने उसके गले के लिए एक पट्टा बनवा दिया जिसमें तांबे की पट्टी में सुंदर अक्षरों में खुदा था, कुमारी कोकेटे, कोचवान फ्रांसिस की ओर से। वह कुतिया कुछ ही दिनों में बहुत फूल गई थी। वो उतनी ही मोटी हो गई थी जितनी कभी वो दुबली पतली और मरियल थी। वो पैरों को फैला फैलाकर बहुत धीमी गति से चलती थी और जब भी जरा सी भौंकने या दौड़ने की कोशिश करती तो उसका दम फूल जाता था। अब उसे मुंह लेकर सांस लेना पड़ता था। उसने शीघ्र ही गजब की उर्वरक शक्ति दिखाई थी। वो साल में 4 बार बच्चे जनती, छोटे छोटे पिल्लों की कतार, जो कुत्तों की लगभग हर प्राणी की हुआ करती थी। बहुत जल्दी ही माली के साथ साथ खाना बनाने वाली नौकरानी ने भी उसको दुत्कारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कुत्ते अब रसोई में रखे कोयले की टोकरी में घुस जाते थे और बर्तनों को चाट लेते थे। और जब भी नौकरानी उन्हें दिख जाती तो बचने के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ लगाते। फ्रांसिस के मालिक का धैर्य टूटा जा रहा था। उसने फ्रांसिस को फौरन उस कुतिया से निजात पाने का हुक्म दिया। फ्रांसिस इसके लिए तैयार नहीं था। उसने पहले ही तो उसे कहीं और रखने का सोचा, पर कोई उसे रखना नहीं चाहता था। फिर उसने ये निर्णय किया कि अब वो उसको बाहर निकाल देगा। उसने उसे एक ट्रक वाले को दे दिया ताकि वह कुतिया को पेरिस के बाहर किसी दूसरे गांव में छोड़ आए। उसी शाम कोकेटे अपने घर लौट आई। अब कुछ ना कुछ ज़रूरी हो गया था। उसने 5 फ्रैंक देकर एक बावर्ची से बात की कि वे उसे ट्रेन के हावरे छोड़ आए। उसको वहाँ पहुंचकर उसे कोकटे को छोड़ आना था। उसने ऐसा किया भी, परंतु 3 दिन के बाद वो फिर अस्तबल में हैरान, परेशान और थकी हुई दिखाई दी। फ्रांसिस का मालिक दयालु था। उसने फिर फ्रांसिस से कुतिया को वहाँ से भगाने या निकाल देने के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु फिर वही बहुत जल्दी ही कहीं ज़्यादा संख्या से कुत्ते आने लगे और सबको खींच पैदा करने लगे। एक दिन फ्रांसिस के मालिक के घर में बड़ी पार्टी चल रही थी, तो एक कुत्ता बावर्ची के ठीक नाक के नीचे एक मरा हुआ सेंगा मुर्गा मुंह में दबाकर ले आया। यद्यपि बावर्ची को इसका विरोध करने का अधिकार था, परंतु उसकी हिम्मत ना हुई। इस बार फ्रांसिस का मालिक अत्यधिक नाराज हो गया और फ्रांसिस को बुलाकर उसने साफ साफ कह दिया,
कल सुबह तक अगर तुमने इस जंगली कुतिया को पास बहने वाली नदी में नहीं फेंका तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। और मुझे लगता है कि तुम अच्छे से ये बात समझ गए होगे। अगर नौकरी प्यारी है तो इस कुतिया को यहाँ से भगा दो। फ्रांसिस बहुत उदास था। फिर वो अपने कमरे में आया और अपना सामान बांधने लगा। उसने वहाँ से चले जाना ही ज़्यादा ठीक समझा, पर उसे लगा कि इस नामालूम लवारिस कुतिया को साथ लिए कहीं और ठिकाना भी नहीं मिलेगा। उसने हिसाब लगाया कि उसे रहने के लिए अच्छा मकान है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है और साथ ही बसर गुजारे के लिए पर्याप्त तनख्वाह भी। और वह ये सब एक कुत्ते के लिए नहीं छोड़ सकता। उसने अपने स्वार्थों को तौला और आखिर में ये निर्णय लिया कि अगली सुबह कोकेटे से मुक्ति पा लेगा। यद्यपि वो सारी रात अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह बहुत जल्दी उठ बैठा और एक मजबूत रस्सी बनाकर वो कुतिया को ढूंढने निकला। वो थोड़ी दूर पर आराम से लेटी हुई थी। वो धीरे से उठी और उसने एक अंगड़ाई ली, पैर सीधे किए और अपने मालिक का स्वागत करने के लिए उसके पास आ गई। फ्रांसिस की हिम्मत और इरादे डिगने लगे। उसने उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरा और कानों को सहलाया, गर्दन को चूमा और कई प्यारे प्यारे संबोधनों से उसे लड़ियाने लगा। पास में घंटा घर की घंटियों ने घंटे बजाए। जब वह अब और दुविधा में नहीं रह सकता है, उसने दरवाज़ा खोला और कहा, चलो बाहर चलते हैं। कुतिया अपनी पूंछ हिलाते हुए यही समझी कि रोज की तरह उसको घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है। वो लोग नदी के किनारे पहुंचे और एक स्थान चुना गया जहां पानी गहरा होने की आशा थी। उसके बाद फ्रांसीसी ने मोटी रस्सी का एक छोर कोकटे के गले में बांध लाल चमड़े के पट्टे में बांधा और एक बड़ा वजनी पत्थर लेकर दूसरे सिरे पर बांध दिया। उसके बाद कोकटे को अपनी बाहों में भर लिया गया। उसने उसको खूब चूमा पुचकारा, जैसे कोई आदमी किसी प्रियजन को बिछड़ते समय करता है। फिर उसने उसे अपनी गर्दन पर चढ़ा लिया और फिर उसे प्यार से आवाज़ दी, कोकटे, मेरी प्यारी कोकटे। जितना संभव हो सकता था मीठी घुर्राहट के साथ कुतिया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 10 बार उसने उसे नदी में फेंकने की कोशिश की, पर हर बार उसके दिल में यह गवारा नहीं हुआ। फिर एकाएक उसने ऐसा निर्णय लिया जो शायद वो कभी ना चाहता था। उसने अपनी पूरी ताकत से जितनी दूर हो सकता था उसे नदी में फेंक दिया। पहले तो कुतिया ने तैरने की कोशिश करी, जैसा कि वो नहाने के समय किया करती थी, परंतु रस्सी के साथ बंधे भारी पत्थर के कारण उसका सर पानी में बार बार डूबता रहा। डूबते डूबते उसने अपने मालिक को बड़ी याचना भरी निगाह से देखा, और जैसे पानी में डूबते हुए कोई आदमी बचने का प्रयास करता है। और आखिरकार उसका पूरा शरीर पानी में डूबने से पहले वो पानी में तब तक हाथ पांव चला रही थी। उसको लगता था कि शायद ऐसा करके वो बच पाएगी। थोड़ी देर बाद वो नदी के बहते पानी में पूरी तरह गायब हो गई। 5 मिनट तक नदी की ऊपरी सतह पर बुलबुले उठते रहे, मानो नदी अंदर से खौल रही हो, और फ्रांसिस दिल की बढ़ी हुई तेज धड़कन के साथ पगलाया बोराया हुआ था। उसे लगा कि उसने कोकेटे को नदी की तलहटी में कीचड़ में धंसते हुए देखा है, और फिर एक ग्रामीण सरल सुलभ समझ के साथ खुद से ही बोला, पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसके बाद वह पूरी तरह पगला गया। वो करीब महीने भर बीमार रहा। हर रात उसे सपने में कुत्ते दिखाई पड़ते। वह अपने हाथों पर कोकेटे को चटाना और कानों में भौंकना महसूस करता था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अब डॉक्टर को बुलवाना ज़रूरी हो गया था। अंततः वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ महीने बाद उसके मालिक और मालकिन अपने रोम में स्थित नई जागीर पर ले गए। वह जगह भी सोयने नदी के किनारे थी। उसने तेज़ नदी में नहाना शुरू किया और हर सुबह वो एक नौकर के साथ नदी में तैरने जाया करता था। एक दिन वे नदी में एक दूसरे पर पानी उछालकर मस्ती कर रहे थे।
तभी फ्रांसिस अपने साथी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, देखो देखो, अपनी ओर कोई चीज आ रही है। वो एक मोटी, ताजी और फूली हुई पुरानी लाश लग रही है। उसके शरीर के देखो, लगता है सारे बाल झड़ गए हैं। फ्रांसिस उसके थोड़े पास पहुंचा और मजाकिया आवाज में बोला, वाह क्या उपहार मिला है, परंतु ये ताजी नहीं है। पर यह पक्का है कि कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं है। फ्रांसिस ने उस बदबूदार सड़ी लाश से अपने आप को काफ़ी दूर रखते हुए पानी में बड़ी चली आ रही लाश को पलटाया। उसके बाद वो उस लाश को हैरत भरी निगाहों से अपलक ठगा सा देखता रह गया। अब की बार वो उसके काफ़ी पास पहुंच गया, इतने करीब कि उसे छू सके। उसने गौर से देखा कि गले में पड़े पट्टे को उसके दोनों पैर को, और वो समझ गया कि ये कौन है। उसके दोनों पैर उसने पकड़े और गर्दन को पकड़कर शरीर को उल्टा दिख कर दिया और अपने पास खींच कर ले आया। उस लाश के गले पर पानी से बदरंग हुए चमड़े के पट्टे में लटक रही तांबे की पट्टी को ध्यान से पढ़ा। कुमारी कोकेटे, कोचवान फ्रांसिस की ओर से। आखिर उस मरे हुए कुत्ते को अपने घर के से 60 मील दूर अपने मालिक को पा ही लिया। फ्रांसिस उसे देखकर भयानक आवाज़ में चीखा और तेज़ी से तैरता हुआ किनारे की तरफ भागा। पूरे रास्ते चिल्लाता रहा जब तक किनारे तक पहुंचा, तो पानी से निकलकर बदहवास सा बिना कपड़े पहने गांव की तरफ भागा। वो पागल हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए। शुक्रिया।